Hello, good evening, everybody. I am sitting with Ashok Gupta sir, the veteran of the Varanasi, the jewel of Varanasi, who started the artificial jewelry business in 1968 from Varanasi. So, sir, what is your age, sir? I'm 78 years, born in 1947. 1947. So, sir, can you share your journey in 60 seconds कि कैसे आपने शुरू किया जबकि कोई ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, आपने कैसे शुरू किया 1968 में? पहले मैं 10 सेकंड में बताऊंगा। जब मैं पढ़ता था तो मुझे ट्रेवलिंग का बड़ा शौक था। एक बार मैं बॉम्बे गया, तगादे पे मैं ट्रेवलिंग कर रहा था छुट्टियों में, जब मैं इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मैंने कलेक्शन किया, सारा पैसा का सामान खरीद लिया, पूरे घर के लिए गिफ्ट, सारा कलेक्शन, और बनारस में आके पिताजी को 400 रुपए दिए। 1968 में? ये बात है 1965 की। 65। जैसे ही उनको पैसा दिया, उन्होंने जूता उठाया और 2 जूते मारे कि तू साले बनिया का बेटा है, पूंजी खर्च कर ली, मुनाफा में से तू खर्च करता। एक्चुअली वही मेरे गुरु थे, और बाद में जब मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी तो मेरे गुरु हो गए जे.आर.डी. टाटा, जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं, और आज भी मैं उनको अपने पिताजी के बाद उन्हीं को अपना गुरु मानता हूँ। सर, आपसे हम पता किए थे आप एक महीना का सेल्स टूर करते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम पुरी इन कोलकाता टू विशाखापट्टनम टू देन चेन्नई, पहले मैं एक महीने का रेलवे का सर्कुलर टिकट लेता था, ईस्ट होते हुए कलकत्ता तक जाता था, कलकत्ता से कोस्टल एरिया से होते हुए पुरी, कन्याकुमारी, लौटते में त्रिवेंद्रम, नागरकोइल होते हुए बम्बई जाता था। क्या बेचते थे सर आप? हम मालाएं हमारे पिताजी बनाते थे मोती की, और उसको बेचने जाते थे। एक ट्रिप में ऑर्डर लेते थे, फिर दूसरे ट्रिप से जब शुरू किया तो पहले उधार दिया, पुराना पैसा वसूल किया और नया ऑर्डर लिया। फिर वो चक्र चलता रहा करीब 6-7 साल। तो जो मैंने आपको अभी पहले किस्सा बताया, ये उसके 3 साल बाद का है। वहां से मुझे लेसन मिला। पिताजी ने उसी दिन कहा कि देख, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, तू इस माल को विदेशों में क्यों नहीं बेचता, वहां इसका बड़ा क्रेज है। तो मैं हर ट्रिप में बम्बई में कार निवास में 10 रुपया रोज में 2 टाइम का भोजन और 6-7 लोग एक कमरे में वहां रुकता था एक हफ्ते, और वहां से एक्सपोर्टरों का पता लगा के एक्सपोर्टरों के यहाँ माल देना शुरू किया, क्योंकि कोई भी नई चीज करने के पहले यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस। तो जब मैंने करीब 2-3 साल बम्बई के एक्सपोर्टरों को माल बेचा, तो मुझे बाहर का फैशन और ट्रेंड समझ में आ गया कि क्रिसमस में क्या बिकता है, समर में क्या बिकता है। उस हिसाब से हमने डिजाइन किया। सर, आज के दिन में आपका क्या टर्नओवर है, इफ यू डोंट माइंड टू से डिस्क्लोज? बताता हूँ। और फिर 1970 में हमने एक कोर्स किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट का। उस कोर्स में उन्होंने बताया व्हाट इज CIF, व्हाट इज FOB। हम तो खाली FOR और एस गोडाउन जानते थे। वहां से मैंने वो कोर्स किया। उसी समय इंदिरा गांधी 71 में
बांग्लादेश की वॉर के बाद आई और उनके सम्मान में यहाँ की लोकल इंडस्ट्री रखी गई। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा, यू आर ए यंग मैन, व्हाई डोंट यू एक्सपोर्ट बिजनेस। आपको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मैडम ने कहा? हाँ, जब कौन से साल की बात है? ये 1971 की बात है, जनवरी या फरवरी की, या हो सकता है 72 हो। और उसी समय डॉक्टर चार्लू थे, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, वो उनके साथ साथ उनको दिखा रहे थे पूरी। उन्होंने कहा कि एक एग्जीबिशन हम लगा रहे हैं लंदन में और फ्रैंकफर्ट में, तुम अपना टिकट का पैसा खर्चा करो और वहां माल भी हो तो बेचो। तो हमने 2 फेयर उनके साथ किए 1972 में। 72 या 71, मुझे इतना याद नहीं है। और 2 फेयर किए वहीं पे लंदन में, ओलंपिया में एक एग्जीबिशन लगी थी। वहां के जो एम्बेसी के थे, एक IAS, उनकी वाइफ को मेरे असिस्टेंस में दे दिया गया। और वो नेपाली थी और ये ठाकुर थे। तो सीनियर अफसर थे और मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता था। प्याज लहसुन सर हम भी नहीं खाते हैं। हाँ, तो 1-2 दिन उन्होंने देखा मैं तो भूखा रह रहा हूँ डबल रोटी मक्खन खा के, तो नेक्स्ट डे से मेरे लिए पराठा बना के लेने लगी। और बाद में वही कैबिनेट सेक्रेटरी भी हो गए। कौन सा, इंडिया के? हाँ, और बनारस में DM होके भी आए। वहां उनसे दोस्ती हो गई और धीरे धीरे मैं समझता था कि मार्केटिंग ही सबसे बड़ा जरिया है। तो जैसे हम इंडिया में टूर करते थे, आजकल की तरह हवाई जहाज के टिकट नहीं मिलते थे। अब किसी भी एयरलाइन का टिकट ले लीजिए माइलेज का, तो हम 3 टुकड़ों में माइलेज टिकट लेते थे। एक वाराणसी गेंडर है 56 पॉइंट, उसमें सबसे ज्यादा मिलता है कनाडा का। फिर दूसरा टिकट लेते थे गेंडर कौन से कंट्री में था? कनाडा। कनाडा में? हाँ। कौन से साल का बात कर रहे हैं आप? ये बात है 73 की। 73 में आप कनाडा जाते थे माल बेचने के लिए? तो फिर तीसरा टिकट लिया गेंडर टू जापान, दूसरा, और गेंडर टू जापान, और जापान से वाया कैलकाटा अप टू बनारस। तो ये राउंड दी वर्ल्ड टिकट हो जाता था। उस टिकट पे लाई के बस स्टॉप, जो एयरलाइन चले और अगला स्टेशन, पहले डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं थी, यहाँ से लंदन जाने में भी 2 जगह रुकना होता था। तो मैंने टूर करना शुरू किया और साइड की कंट्री अलग से बाई रोड। और वो टूर मैंने किए करीब 25 साल में 2 बार। साल में 2 बार टूर किए? और ये मेरा ट्रिप होता था 56 दिन से 70 दिन तक का। 56 दिन से 70 दिन का एक टूर रहता था? हाँ, 1972-73 में? हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड का? हाँ। और आप बीड्स बेचते थे आर्टिफिशियल डायमंड को? वहाँ पे उस समय येलो पेजेस चलते थे। येलो पेजेस देख देख के एडजस्ट करके सवेरे फोन करता था, क्योंकि पहले कोई चिट्ठी नहीं थी, टेलेक्स नहीं था, टेलीग्राम चलता था सबसे अर्जेंट। तो मैं वहां जाके फोन करके उससे टाइम मांगो, 20 को फोन करो तो 10% लोग अपॉइंटमेंट देते थे। और उससे अपॉइंटमेंट ले लेके हमने पूरी दुनिया में अपने ग्राहक बनाए। इस तरह हम 70 कंट्री में एक्सपोर्ट करने लगे। सर आप 70 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। आज के दिन में 2025 में आपका टर्नओवर कितना है सर? करीब
हमारा ग्रुप कंपनियों मिला के करीब 100 करोड़। 100 करोड़ का आपका टर्नओवर है। अभी आपका सर कौन सा जनरेशन आपके साथ काम कर रहा है? आपके बेटे आपके साथ काम कर मेरा रहे हैं? बेटा आ गया है। पहले मैं होलसेलर से काम, रिटेलर से काम करता था, फिर मैंने होलसेलर से काम किया, फिर मैंने जो बड़े चेन स्टोर वाले हैं उनसे काम किया। वॉलमार्ट में भी Now my son डायरेक्ट स्टोर से काम कर रहा है, लाइक वॉलमार्ट, जोएंस, हॉबी लॉबी, बहुत सी कंपनियां यूरोप अमेरिका की। सर अब हम लोग डायरेक्ट स्टोर से काम कर रहे हैं। सर आज का यंगस्टर्स क्या है कि मेहनत नहीं करना चाह रहा है, वो विदेश में नौकरी करना चाह रहा है, 5 लाख 6 लाख महीना का नौकरी करना चाह रहा है। और हम लोग का मारवाड़ी समाज में हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि आप बिजनेस करने का रिस्क वो लोग नहीं लेना चाहते हैं, वो लोग नौकरी करना चाहते हैं। उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? देखिए, मेरा मैसेज ये है, सबसे पहले ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। नंबर 2, आपको जिस काम में मन लगे, पैशन हो, वही काम करिए। स्काई इज द लिमिट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। और अगर आप में जुनून आएगा, जुनून में और जिद में अंतर है। अंदर फायर होना चाहिए। यू मेक योर गोल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह गोल मत बनाइए। एक एक गोल अचीव करते जाइए, उससे आपको इंकरेजमेंट मिलेगा। और जब वो गोल अचीव कर लीजिए तो मीडियम टर्म पे जाइए, वो अचीव करिए तो लॉन्ग टर्म गोल पे जाइए। आज की तारीख में सक्सेस यही है। सर हैप्पीनेस कहाँ से आपको मिलता है? सोर्स ऑफ एनर्जी आपको कहाँ से मिलता है? आप 78 साल के हैं, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ एनर्जी? देखिए, हम लोग जितने लोग हैं, मैंने बड़ा लेट शुरू किया, आफ्टर एज ऑफ अराउंड 58। 58? हाँ, मैंने योगा प्राणायाम ये शुरू किया। फिर मेरा घर बड़ा होता गया तो गार्डनिंग किया और ब्रिस्क वॉक। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो दुनिया में सबसे बड़ा सुख है योर हेल्थ, जिसपे आपकी यंगर जनरेशन ध्यान नहीं देती। तो सबसे पहले तो काया मजबूत होनी चाहिए और आपको गोल अचीव करना होगा। और झूठ बोल के, डिसऑनेस्टी से आप 1 साल 2 साल 3 साल चलेंगे, उस बाद खत्म हो जाएंगे। बट इफ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इट मीन्स यू विल बी ऑनेस्ट टू अदर्स। और जिसमें ये चीज आ जाएगी और हार्ड वर्क करेंगे, एक यंगर आदमी को 60 साल की उम्र तक 12 घंटे कम से कम काम करना चाहिए। 60 साल की उम्र तक 12 घंटे काम करना चाहिए। हाँ। सर ये नारायण मूर्ति सर बोल रहे हैं 70 घंटे, एलएनटी के जो एमडी बोल रहे हैं 90 घंटे, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो सब बेवकूफ है। बेवकूफ है। हाँ हाँ, बताइए सर आप। मैं तो आज भी हाँ, 10 घंटे रोज काम करता हूँ। आप 78 साल के हैं, रोज 10 घंटे काम करते हैं। हाँ, वेरी गुड। और बीच में ब्रेक लेता हूँ 1 घंटे का सर लंच के बाद। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आपका सर? सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज आई सेट ए टारगेट। अब आजकल मैं पैसे कमाने का नहीं कर रहा हूँ, सोशल वर्क का। आई पुट माई एनर्जी टू सेट माई गोल। गोल से मुझे प्रेरणा मिलती है और जो मेरे चॉइस का काम है। तो मैं जो सोशल काम कर रहा हूँ, स्कूल चलाना, अस्पताल चलाना, ये अभी हम एक नेचुरोपैथी का कॉलेज बनाने का गोल है। इस एज में हमने जमीन भी खरीद ली है। 3 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट भी मुझे कंप्लीट करना है। तो 3 साल आगे तक का तो मेरा गोल सेट है। नाउ एज ऐसी आ गई है कि कभी भी बल्ब फ्यूज हो सकता है। नहीं सर, आपका बल्ब फ्यूज नहीं होगा। आपका बल्ब पूरे इंडिया को प्रकाशित कर रहा है। नहीं, देखिए, नेचर के आगे कोई नहीं जानता, ये तो भगवान को पता है। एंड आई बिलीव इन गॉड। आई एम ए पक्का सनातन धर्मी। सर कमिंग 10 से 20 साल बोल रहे हैं कि इंडिया का टाइम रहेगा, इंडिया विल बी द सुपर पावर। आपको कैसा लगता है, इंडिया कहाँ जाएगा 10 से 20 साल में?
देखिए, हमारा कंपटीशन न अमेरिका से है न जर्मनी से है। हमारा कंपटीशन चाइना से है। चाइना में हमसे 15 साल आगे है और हमको आगे जो टफ टाइम देने वाला है वो चाइना है। चाइना की भले ही आज ग्रोथ कम हो गई है, हमसे बहुत आगे जा चुका है। तो अब जितना आगे जाएंगे उतनी आपकी परसेंटेज वाइज ग्रोथ या जीडीपी कहिए कम होती जाएगी। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्वांटम बढ़ता जाएगा। आगे टू बी नंबर 1 और नंबर 2 इज नॉट ए बिग थिंग, बट कंटिन्यूइंग नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 ये बड़ा मुश्किल काम है। सर, चाइना में 27 साल से जा रहा हूं और चाइना हम जाते हैं, हमको नहीं लगता है कि 15 साल आगे है, हमको लगता है 50 साल आगे है। वो पूरा इकोसिस्टम जो टैक्सी ड्राइवर से लेकर के एक मतलब फैक्ट्री का वर्कर से लेकर के पूरा इकोसिस्टम देश के लिए कंट्रीब्यूटेड है। तो सिर्फ क्या इकोनॉमिक चेंजेस का जरूरत है या कल्चरल चेंजेस, माइंडसेट, और क्या चाहिए सर हम लोग को देश का? हमको सब कुछ चाहिए जो चाइना में है। चाइना का लेबर लॉ एक और जितना स्ट्रिक्ट है उतना ही प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। और जो वहाँ की शिक्षा है, हम लोगों ने ब्रिटिश मैकाले से शिक्षा ली और हमारी पॉलिसी बाबू बनाने की रही, जबकि हमारे स्कूलों में क्लास 3rd से ही आर्ट एंड क्राफ्ट ये पढ़ाना चाहिए, अपना कल्चर बताना चाहिए। तो जो चेंज अब आने जा रहे हैं, तो हम 15 साल पीछे जरूर हैं चाइना से। मतलब आपके हिसाब से 50 साल पीछे नहीं है? नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले 20-25 साल में हम लोग चाइना को टक्कर देने लगेंगे, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल होती जा रही है। ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं और नेता अब भी थोड़ा, जैसे मोदी जी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया और इस देश की दशा और दिशा बदली है मनमोहन सिंह ने। उनके बाद जो भी सरकार आई है उसको मोर एंड मोर लिबरल करती जा रही है, वो चाहे किसी की सरकार हो। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं और आज मोदी जी भी मनमोहन जी की इसीलिए इज्जत करते हैं पर्सनली, नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए इकोनॉमिस्ट। वो भी, मोदी जी भी उनके भक्त हैं सर। उसी लाइन पे चल रहे हैं। और जिस द वे मोदी जी चल रहे हैं, उनको कुछ लोग हिटलर कहते हैं, कुछ तानाशाह कहते हैं। ये सब जेलेसी वाले लोग हैं, पॉलिटिकल। शासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ाई से और अनुशासन से चलता है। ये वोट की राजनीति नहीं है। और अब तक हमारे यहाँ तुष्टीकरण और फ्री का माल बांटना वोट लेने के लिए, वो खराब है। आप कलकत्ते का एग्जाम्पल देखिए, टाटा भाग गया, नहीं वहां लगनी थी, गुजरात में लग गई। हाँ, भाग गया और जाके उन्होंने गुजरात में काम कर लिया। तो अगर जिस दिन हमारे राजनीतिक लोग इकोनॉमी और जनता का ऊंचा ले जाने की सोचेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, हमारे यहाँ बुद्धि की कमी नहीं है। आज आप देखिए पूरे आईटी सेक्टर में इंडिया का बोलबाला है, किसमें? सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में हम बिल्कुल पीछे हैं। सर एक चीज बताइए, हमने देखा है कि अभी लोग एमबीए कर रहे हैं कनाडा में, यूएस में, यूरोप में जा करके, तो ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन हमने जो डीप स्टडी किया है, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ये मास्टर ऑफ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये नौकरी करने के लिए, मल्टीनेशनल के लिए तैयार हो रहे हैं। यंग एंटरप्रेन्योर का दिमाग खराब हो जा रहा है, इजी लाइफ चाह रहा है और वो नौकरी करना चाह रहा है 1 करोड़ का साल का।
तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो एक्चुअली उनको संस्कार ऐसे नहीं थे। अरे भाई, नौकरी क्यों जाते हो? तुम लोगों को नौकरी दो, होना ये चाहिए। आप इजराइल का उदाहरण दे रहा हूं, वो पूरी दुनिया में बहुत बड़े अल्पसंख्यक है। कितने उनके यहाँ के कितने लोग नौकरी कर रहे हैं, वो लोगों को रोजगार देते हैं। जो जितने जूइश हैं हिंदुस्तान में भी आप देखिए, खोजा लोगों को और पारसियों को, कितने लोग नौकरी में है, परसेंटेज बहुत कम है, वो भी अल्पसंख्यक है। मारवाड़ियों में महेश्वरियों को देखिए, जो जैसे जीडी बिरला है, आपको कितने महेश्वरी का परसेंटेज बिजनेस में है, कितना उसमें है। एक्चुअली में हमारे स्कूलों में जीडी बिरला की, जेआरडी टाटा की, इन लोगों की जब तक बायोग्राफी, सम जूइश की बायोग्राफी, केंटकी फ्राइड किचन क्या है, साइकिल पे जाके उसकी मां बनाती थी चिकन, और मोहल्ले में बेचा, फिर शहर में बेचा, आज वो कहां पहुंच गया। ये चीज हमारे यहां जब तक नहीं होगी तब तक, और ये मैकाले का सिद्धांत जब तक नहीं खत्म होगा, हम लोग सुधरेंगे नहीं। लेकिन अब हम लोग उस लाइन पे चल रहे हैं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये चेंज आ गया है नए बच्चों में। अब जैसे मेरा बेटा है, ये भी जब इंग्लैंड में ग्रेजुएशन किया तो नौकरी करना चाहता है। एक दिन इसको समझाया, उसके साथ मैं यूरोप टूर पे गया। कहता पापा मैं तो गलत सोचता था। आज उसका बेटा 9 साल का, वो अभी से कहने लगा मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे तो बनारस में देखना। सर, संस्कार डालने पड़े। यस 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 द कल्चर, द संस्कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं टाई, द इंडस एंटरप्रेन्योर, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, जो कि कैलिफोर्निया से स्टार्ट हुआ था, जहां पर हम लोग चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को कुछ दें। तो हम लोग टाई कलकत्ता एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, शायद टाई बनारस भी होगा, आई डोंट नो। तो टाई कलकत्ता अगर आपको इनवाइट करता है आपको अपना लीडरशिप का टॉक देने के लिए, तो विल यू बी इंटरेस्टेड टू कम सर? इट विल बी माय प्लेजर टू कम देयर। Thank you very much, sir. I am admirer of you, Sri Ashok Gupta, sir, the MD of Varanasi Beads, who has made the ordinary beads to sell like the original diamond, and it is been sold all over the world. मेरे को ज्यादा नहीं पता है सर के बारे में, लेकिन 1970 के दशक में जब मेरी दीदी की शादी हुई थी बनारस में, तब भी सर हम सुनते थे कि मर्सिडीज चलाते थे, और आज भी चलाते हैं। तो इट इज नॉट एरोगेंसी, it is the legacy, it is the leadership, it is the respect. I want to, sir, thank you very much, sir. Thank you. Thank you.